Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर के अंदर। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है जनरली आयोन्स से रिलेटेड बातें करनी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोन्स। ठीक है, अब बारी आती है कि व्हाट आर आयोन्स। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आयोन्स क्या होते हैं। तो आयोन्स की डेफिनेशन क्या कहती है? सबसे पहले आयोन्स की डेफिनेशन कहती है एन आयन इज़ अ चार्ज्ड An ion is the charged atom or molecule. An ion is the charged atom or molecule. It is charged. It is charged because the number of electrons do not equal to number of protons in an atom or molecule. मीन्स आयन क्या है? ये डेफिनेशन कहती है एन आयन इज अ चार्ज्ड एटम। आयन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा एटम है जिसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज का मतलब या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस का साइन लगा हो, या फिर उसके ऊपर माइनस का साइन लगा हो, तो उसको क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दिया, दैट इज सोडियम Na। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम एटम। ये केवल एटम है। और कैसा एटम है? जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अ एटम विच डू नॉट कैरी एनी चार्ज, दैट इज नोन एज न्यूट्रल एटम। तो ये इस समय क्या है? न्यूट्रल एटम है। इस पर जब कोई चार्ज नहीं है तो वो कैसा है? ये एटम है। और कैसा एटम है? न्यूट्रल एटम है। लेकिन क्योंकि ये मेटल है और मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो बन जाएगा ये। तो ये क्या था? सोडियम एटम। इस Na को मैं क्या बोलूँगा? इस Na को बोलूँगा सोडियम एटम। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये Na अब सोडियम एटम नहीं रहा, इसको मैं बोलूँगा सोडियम आयन। क्या बोलूँगा? सोडियम आयन। आ गई बात समझ कि जब किसी एटम पर, किसी मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता है तो वो सिंपल एटम या मॉलिक्यूल होता है, यानी न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर उस पर चार्ज आ जाए, चार्ज मीन्स कोई भी कैटायन रिप्रेजेंट करने लगे हम उसके ऊपर, या एनायन से रिप्रेजेंट करने लगे, तो वो चार्ज स्पीशीज़ होती है। और उस चार्ज स्पीशीज़ को क्या बोला जाता है? आयन। अब ये जो आयोन्स होते हैं बच्चों, ये जो आयोन्स होते हैं ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप में। एक को बोलते हैं कैटायोन्स और दूसरे को बोलते हैं एनायोन्स। कैटायोन्स और एनायोन्स। अब ये कैटायोन्स क्या हैं और एनायोन्स क्या हैं वो समझते हैं। कैटायन का मतलब है कि जब किसी न्यूट्रल एटम के ऊपर या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, किसी को दे देगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और उस पॉजिटिवली चार्ज एटम को क्या बोला जाएगा? कैटायन। जैसे सोडियम था तो ये न्यूट्रल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये Na प्लस बन गया, और ये Na प्लस क्या है? एक कैटायन है। क्या है? ये कैटायन है। इसी तरीके से सपोज करते हैं मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी एक मेटल है और इसकी भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है, तो ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था तो एक पॉजिटिव लिया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो ये 2 पॉजिटिव ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे, तो ये भी क्या बन गया? आयोन्स। और कैसा आयोन है ये? कैटायन। ये कैसा आयोन है? कैटायन। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम भी एक मेटल होती है और ये अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती है। और अब ये अगर जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतना पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 पॉजिटिव, और 3 इलेक्ट्रॉन लूजिंग को हमने ऐसे दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? कैटायन। Al3+ भी क्या है? कैटायन। यानी हर वो न्यूट्रल एटम, हर वो एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा, हर वो एटम जिस पर कोई चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? कोई चार्ज कहलाएगा तो कहलाएगा आयन। और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाएगा? कैटायन। और कैटायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो कैटायन बनते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ किए, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों किए। तो चलिए थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको कि देखिए सोडियम जो होता है
इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब एक बात समझिए, किसी भी एलिमेंट का जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Z से, तो किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही होते हैं प्रोटॉन्स और उतने ही होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे बात कि किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके एटॉमिक नंबर को करते हैं Z से रिप्रेजेंट, प्रोटॉन्स को करते हैं P से रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं E से रिप्रेजेंट। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन्स और उतने ही इसके अंदर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा कि सोडियम है तो इसके अंदर बताइए इसका एटॉमिक नंबर अगर 11 हो तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे 11। आप बोलोगे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो भी 11। लेकिन हुआ क्या कि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास। अब आप देखिए 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। जो एटम होता है, एटम के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको, उसकी न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के बाहर एक फर्स्ट शेल होती है और इस फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम एटम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रख लिए, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 11, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लिए। फिर सेकंड शेल होती है और सेकंड शेल में वो मैक्सिमम, ये फिक्स है कि वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो जब उसने 8 इलेक्ट्रॉन रख लिए तो अब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन उसने कितने रख लिए 10, अभी उसके पास एक और बचा है। तो थर्ड शेल में भी वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन इस फिलहाल उसके पास कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा कि हर एलिमेंट, देखो कोई भी एलिमेंट जो है वो ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल एलिमेंट हम किसे बोलते हैं, जब उसकी आउटर मोस्ट वाली शेल में यानी बाहर वाली शेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो 8। अब इसकी मिनिमम बाहर वाली शेल ये वाली है, सबसे बाहर वाली शेल ये वाली है, तो इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, लूज़ कर देगा, तो ये वाली शेल ख़त्म हो जाती है। और जब ये वाली शेल ख़त्म हो जाएगी तो अब इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी बनेगी, ये वाली, और इस वाली में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। तो ये क्या हो गया स्टेबल। तो हर एलिमेंट चाहता है कि अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसी को दे के पूरे करे या किसी से लेके पूरे करे। बस कंडीशन ये है कि कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन तब लूज़ कर सकती है जब उसके आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर किसी के आउटर मोस्ट में 1 है तो वो 1 लूज़ करके 8 पूरे कर लेगा, जैसे सोडियम ने करा था। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 8 पूरे करने के लिए क्या चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको कोई 6 दे दे तो इसके 8 हो जाएंगे, लेकिन 6 कोई किसी को नहीं देता है, तो ये अपने 2 किसी को दे देगा। जब ये अपने 2 किसी को दे देगा तो ये शेल फिर खत्म हो जाएगी और इसके आउटर मोस्ट में फिर कितने हो जाएंगे 8 पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या कर लेता है, अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेता है। यानी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन था 283, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और ये जो बना ये क्या बना 28, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ कॉन्फ़िगरेशन था 281, इसने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और यहाँ क्या हो गया 28 और इसका बाहर वाली शेल 8 कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से मैग्नीशियम में था 282, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और ये क्या बन गया 28। तो हर एलिमेंट चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जिन एलिमेंट के पास बाहर वाली शेल में सबसे बाहर या तो 3 हो या 2 हो या 1 हो तो वो लूज़ कर देते हैं। अगर उनके पास 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं तो वो अपने 8 पूरे करने के लिए गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो लूजिंग का कंसेप्ट था। तो जब एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उतना जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, और जब उसे पॉजिटिव चार्ज ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं कैटायन। और इस कैटायन को एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट आयंस। और इलेक्ट्रोवैलेंट कैसे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, इसको ऐसे बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो जितने भी कैटायंस होते हैं उनको एक नाम और दिया जाता है, क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। समझ में आ गया कैटायंस कब बनते हैं। कैटायन कब बनता है, जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। किस लिए लूज़ करता है, तो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब बारी आती है एनायंस की, कि एनायंस क्या होते हैं। तो एनायंस इसके रिवर्स होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। एनायंस इसके रिवर्स होते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है कि जब कोई एलिमेंट चाहता है अपना ऑक्टेट फुलफिल करना, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नहीं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, फ्लोरीन है।
फ्लोरीन, फ्लोरीन एक एलिमेंट है, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या है, न्यूट्रल एटम। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी इसकी फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने होंगे 7, 2 और 7 9, यानी इसकी सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पर ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो गया न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाली में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको चाहिए क्या चाहिए, इसको स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए मैंने बताया कि हर एलिमेंट चाहता है कि अपनी आउटर मोस्ट में कितने हों, 8। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने वाला जो जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा था, देखो इस केस में ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो देने पर लगाते हैं ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो लेने पर आते हैं नेगेटिव चार्ज। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बन गया, F नेगेटिव, F नेगेटिव, और 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इसका आउटर मोस्ट फुलफिल हो जाएगा। 2 7 थे, यहाँ कितने हो जाएंगे 2 8। तो इस तरीके से अपना आउटर मोस्ट को फुलफिल करने के लिए आयन्स फॉर्म होते हैं। जब कोई एलिमेंट, कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो कैटायन बनाती है। जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो वो क्या बनाती है, एनायन, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको बोला जाता है एनायन। इसी तरीके से ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा 2, और सेकंड में कितने बचेंगे 6, यानी 2 और 6 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, यानी ये सिचुएशन होगी। अब इसको 8 करने के लिए, इसको 8 पूरे करने के लिए इस वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और अगर इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये क्या बन जाएगा, अभी मैंने बताया जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो 1 नेगेटिव चार्ज आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसा, ये क्या बन गया एनायन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या बन गया एनायन। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन का देख लेते हैं एक एग्जांपल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। बच्चों ये आपको याद करने पड़ेंगे अब धीरे धीरे। एटॉमिक नंबर 7 होता है तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल में इसके कितने मिलेंगे, इसको 5। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 3 की। मैंने कहा कोई एलिमेंट ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर ये 3 देगा तो इसके पास 2 रह जाएंगे तो इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होगा, लेकिन अगर ये 3 ले ले तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो मैंने बताया जितने इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर दिखाता है, 1 -2 -3 तो N3 नेगेटिव। और ये N3 नेगेटिव को क्या बोलेंगे, एनायन। इसे क्या बोलेंगे, एनायन। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि आयन्स क्या होते हैं। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जब उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो उसको बोला जाता है आयन्स। जब किसी एटम या मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो होता है एनायन, और जब किसी एटम या मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कैटायन। कैटायन को एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स, और एनायन्स को भी इसी तरीके से नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स। चार्ज कितना आता है, तो अगर कोई मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर किसी मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 पॉजिटिव आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 3 पॉजिटिव आएगा। वहीं पर अगर किसी नॉन मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 गेन किया तो 1 नेगेटिव, 2 गेन किए तो 2 नेगेटिव, 3 गेन किए तो 3 नेगेटिव। तो इस तरीके से एनायन को इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स से कैटायन्स होते हैं जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से आयन्स होते हैं। ठीक है, और आयन्स की डेफिनेशन में हमने एक बात और कवर करी है, इट इज चार्ज्ड बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है मैं आपको ये भी समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि देखिए, जब मैंने अभी बताया कि जब कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अभी चलो वही एग्जाम्पल लेता हूँ, सोडियम वाला। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो मैंने कहा था जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, जो इसका Z होता है 11, उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं 11, उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। तो जब ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, 11। लेकिन जब इसके ऊपर चार्ज आया, इसके ऊपर चार्ज कब आया, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और क्या बन गया ये Na+, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहाँ तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 10। एक तो छोड़ दिया ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो 10। इसका मतलब क्या है,
इट इज चार्ज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन कितने थे 11, अब कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन भी 11 थे इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, तो तब क्या था ये न्यूट्रल। लेकिन जब प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी एटम के लिए प्रोटॉन्स नेवर भी चेंज। तो प्रोटॉन्स तो अब भी इसके पास 11 हैं, प्रोटॉन्स तो अब भी इसके पास 11 हैं, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए बच्चों 10, इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन जब किसी स्पीशी के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं तो वो आयंस कहलाता है, वो आयंस कहलाता है। अब आयंस कैटायन हो सकता है, आयंस एनायन हो सकता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है तो वो कैटायन हो सकता है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो एनायन हो सकता है। इसी तरीके यहाँ देखिए इसका एटॉमिक नंबर 9 था, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 था तो उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 9। लेकिन इसने यहाँ पर आते आते एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास 10। आप देखिए ना, यहाँ थे 9, यहाँ कितने हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, और प्रोटॉन्स तो कभी चेंज होते नहीं हैं, तो प्रोटॉन्स तो इसके पास वही होंगे जो इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो देखो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अनइक्वल हो गए ना, जब भी किसी स्पीशी के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अनइक्वल होते हैं तभी आयन फॉर्म होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर कैटायन फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर एनायन फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज तभी करता है कोई एलिमेंट जब उसे अपनी आउटर मोस्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। और एक बात और पता होनी चाहिए आपको कि लूज मैक्सिमम लूज कितने किए जा सकते हैं 3, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितने मैक्सिमम लूज किए जा सकते हैं 3, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने मैक्सिमम गेन किए जा सकते हैं तो भी 3, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आयंस हमारे कंप्लीट होता है। अब आयंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब जब आयन क्लियर हो गया तो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस में मैंने अभी भी आपको बताया कि हमारे आयंस 2 तरीके के होते हैं, एक कैटायंस और एक एनायंस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ आयंस की। तो टाइप्स ऑफ आयंस में मैंने बताया ये 2 तरीके के हो जाते हैं। पहला होता है कैटायन, इन कैटायंस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। वहीं पर दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कौन सा, तो दूसरा होता है एनायंस, और एनायंस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस या जो कैटायंस और एनायंस होते हैं ये फर्दर क्लासिफाइड हो सकते हैं, तो मैं इनको हल्का सा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ। तो ये जो कैटायंस होते हैं ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, या मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होते हैं ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। कैसे, तो ये क्लासिफाइड होते हैं हमारे पास मोनोवैलेंट आयंस, मोनोवैलेंट आयंस, ठीक है। दूसरे होते हैं ये हमारे पास मोनोवैलेंट आयंस के बाद बायवैलेंट आयंस, बायवैलेंट कैटायंस, ठीक है, बायवैलेंट आयंस। इसी तरीके से ये क्या होते हैं ट्राइवैलेंट आयंस, ट्राइवैलेंट आयंस, ट्राइवैलेंट आयंस, ठीक है। इसी तरीके से ये हो सकते हैं टेट्रावैलेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एनायंस के केस में भी क्या होता है, इनको भी हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस को हम क्या कह सकते हैं मोनोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, है ना, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। इसी तरीके बायवैलेंट भी होते हैं, ये भी बायवैलेंट हो सकते हैं, ये ट्राइवैलेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ट्राई से ज़्यादा तो हम जनरली क्या कहते हैं पॉली बोल देते हैं, उनको क्या बोलते हैं पॉली एटॉमिक, पॉलीवैलेंट आयंस बोल देते हैं, पॉलीवैलेंट आयंस बोल देते हैं। यहाँ भी पॉलीवैलेंट आयंस बोल देंगे, पॉलीवैलेंट आयंस बोल देंगे। अब मोनोवैलेंट आयंस कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मोनोवैलेंट का मतलब कैटायन के केस में जिसके ऊपर केवल एक पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे क्या कहलाएंगे मोनोवैलेंट आयंस। आपको पता होने चाहिए कि किस किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मोनोवैलेंट आयंस के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, K+, Na+, Cu+, Ag+, ठीक है, NH4 पॉजिटिव प्लस, ये सारे के सारे क्या हैं, और अगर मैं कहूँ तो H+, ये सब अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ये सारे क्या हैं मोनोवैलेंट कैटायंस। कैसे आयंस हैं ये मोनोवैलेंट कैटायंस, ठीक है, मोनोवैलेंट कैटायंस। तो आपको याद होना चाहिए सोडियम पे, पोटेशियम पे, कॉपर पे, सिल्वर पे, अमोनियम पे और H पर
क्या होता है, नेगेटिव आयंस होता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोटेशियम आयन। अब ये पोटेशियम नहीं है, ये क्या है, पोटेशियम आयन। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। ये क्या होगा, कॉपर आयन। ये क्या होगा, सिल्वर आयन। NH4 पॉजिटिव आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम आयन्स। और ये है हाइड्रोजन आयन्स, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इस तरीके से नाम हो गया। यानी कैटायंस में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस में 3-4 तरीके के होते हैं। पहला होता है मोनोवैलेंट, जिसके ऊपर सबके ऊपर पॉजिटिव आयंस होता है, उनको मोनोवैलेंट बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा बायवैलेंट की। तो बायवैलेंट में मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि Mg2+, ठीक है, Be2+, Ba2+, Ca2+, ठीक है, और जी आपका Zn2+ प्लस Fe2+, ठीक है, प्लस Sn2+, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन, बेरिलियम आयन, बेरियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन, है ना, आयरन आयन्स, फेरस आयन्स, इनको फेरस भी बोलते हैं, ठीक है, इनको स्टेनस बोलते हैं या टिन आयन्स, ठीक है। इस तरीके के क्या होते हैं, डाईवैलेंट या फिर हम कहें बायवैलेंट आयन्स हमारे पास होते हैं। जब ये बायवैलेंट आयन्स हमारे पास हो जाते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स, Hg2 पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये बायवैलेंट पॉजिटिव आयन्स हैं कैटायंस में। इसी तरीके से ट्राईवैलेंट्स में बात करते हैं, तो ट्राईवैलेंट में Al3+ ट्राईवैलेंट होता है, Cr3+ ट्राईवैलेंट होता है, ठीक है, Fe3+ ट्राईवैलेंट होता है। अब आप कहोगे सर Fe3+ भी होता है और यहाँ आपने यहाँ Fe2+ भी लिखा है, तो दोनों होते हैं। आयरन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके कॉपर में भी लिखा है मैंने, यहाँ कॉपर 2+ और यहाँ 1+ में भी लिखा है, तो ये भी दोनों, अभी इसका भी लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राईवैलेंट, यानी जिनके ऊपर 3 पॉजिटिव आयंस होता है वो ट्राईवैलेंट होते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीवैलेंट आयन का मतलब क्या है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयन की डेफिनेशन क्या होगी, पहले तो यहाँ मैं पॉलीएटॉमिक आयन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप कवर कर लेना, कई बार 1 नंबर में पूछी जाती है। तो पॉलीएटॉमिक आयन है when a group of atoms are joined together and carry a charge। जब एक एटम ना हो, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाएं और चार्ज कैरी कर लें, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे ये रहा NH4 पॉजिटिव, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन। यहाँ पर एक एटम नहीं है, यहाँ पर एक तो सोडियम का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो ये क्या हो गया, 5 एटम ने एक पॉजिटिव चार्ज कैरी किया। तो ये क्या है, बहुत सारे एटम जब इकट्ठे मिलकर चार्ज कैरी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे CO3 2 नेगेटिव आयन्स, ये जो CO3 2 नेगेटिव आयन्स होता है, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन क्यों है, क्योंकि यहाँ एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलकर 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन और क्या होता है, तो SO2 नेगेटिव, ठीक है, ये S2 नेगेटिव तो पॉलीएटॉमिक नहीं होगा। PO4 3 नेगेटिव, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन ने 3 नेगेटिव कैरी किया, तो ये कैसा है, पॉलीएटॉमिक आयन्स है। तो जब एक सिंगल है, अकेला चार्ज को कैरी करता है, तो वो अलग बात है। जब पॉलीएटॉमिक का मतलब है कि जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर चार्ज कैरी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीएटॉमिक आयन कहलाता है। तो ये भी आपने कवर कर लिया होगा, देख लीजिए आप इसको एक बार, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था पॉजिटिव चार्ज वालों में कि किस तरीके से मोनोवैलेंट आयन कौन कौन से होते हैं, बायवैलेंट आयन कौन कौन से होते हैं, ट्राईवैलेंट आयन कौन कौन से होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से एनायंस में भी ऐसा ही होता है। एनायंस में भी मोनोवैलेंट आयन भी होते हैं, यानी ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले भी होते हैं जो केवल एक नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो ऐसे नेगेटिव जो केवल एक नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, अच्छा इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होना चाहिए, वो मैं अभी बताऊंगा। OH के ऊपर एक नेगेटिव आयन होता है, H के ऊपर नेगेटिव आयन होता है। देखो H पॉजिटिव आयन भी कैरी करता है और नेगेटिव आयन भी। जब H पॉजिटिव आयन कैरी करेगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, और जब नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्राइड आयन, आइड। जब भी नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो आयन के पीछे आइड लग जाता है। जैसे ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, इसका नाम है हाइड्राइड आयन, ठीक है। इसी तरीके से Cl नेगेटिव, इसका नाम है क्लोराइड आयन। इसी तरीके से Br नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड आयन।
इसी तरीके से I नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन, ठीक है। इसी तरीके से एक नेगेटिव वाला ये भी होता है CH3COO नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स हैं, जिसमें सिंगल नेगेटिव होता है, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, H नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइड आयन, Cl नेगेटिव को बोलते हैं क्लोराइड आयन्स। आप इनको लिखना पढ़ना एक दो बार लिख के और याद करके देखना, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। Br नेगेटिव को बोलते हैं ब्रोमाइड आयन्स, I नेगेटिव को बोलते हैं आयोडाइड आयन्स, CH3CO नेगेटिव को बोलते हैं एसीटेट आयन्स। तो ये कौन से हैं, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज वाले मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बायवैलेंट की बात करते हैं। बायवैलेंट मीन्स जिनके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज हो। दो नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन्स, कार्बोनेट आयन्स, ठीक है। इसी तरीके से H2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन्स, सल्फाइड आयन्स। इसी तरीके से होता है O2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन्स, ऑक्साइड आयन्स, ठीक है। कार्बोनेट हो जाता है, सल्फाइड हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये 2 नेगेटिव आयन्स वाले होते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप कहें तो SO3 नेगेटिव, सल्फाइट आयन्स, सल्फाइट। देखो एक बात और समझो, देखो जब सिंगल S है तो सल्फाइड, तब क्या बोलेंगे, सल्फाइड आयन्स। जब एक S और 3 ऑक्सीजन है तो वो होता है सल्फाइट आइट। और जब SO4 नेगेटिव है तो ये यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। SO4 नेगेटिव है तो ये होता है सल्फेट। ये कैसे, कौन सा आयन है, सल्फेट आयन से। क्लियर होता है, सल्फेट आयन से। तो इस तरीके से बहुत सारे आयन्स मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए बायवैलेंट नेगेटिव चार्ज वालों में, और आइड आता है, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइवैलेंट भी होते हैं। चलिए मैं कुछ लिख देता हूँ। नेगेटिव वालों में ट्राइवैलेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नेगेटिव वालों में ट्राइवैलेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चला देख लेते हैं क्या होते हैं नेगेटिव वालों में ट्राइवैलेंट। अब ट्राइवैलेंट नेगेटिव वालों में मैं लिखता हूँ N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, ठीक है। और दूसरा होता है PO4 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन्स। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट आयन्स। तो 3 नेगेटिव वालों में ये होते हैं। तो इस तरीके से हमारे आयन्स होते हैं। आयन्स क्या होते हैं, वो चार्ज स्पीशी, वो एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो क्या कहलाता है, आयन्स कहलाता है। अगर किसी स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको कैटायन बोला जाता है, और अगर किसी स्पीशी पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको एनायन बोला जाता है। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। अब कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतना पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। अगर किसी एलिमेंट ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए तो वो 1 पॉजिटिव चार्ज लेगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो वो 2 पॉजिटिव चार्ज लेगा, और अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज लेगा। वहीं पर एनायन के केस में अगर किसी ने अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो 1 नेगेटिव चार्ज लेगा। किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो वो 2 नेगेटिव चार्ज लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 3 नेगेटिव चार्ज लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन किए जा सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ किए जा सकते हैं। कैटायन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स भी बोलते हैं और एनायन को इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स भी बोलते हैं। कैटायंस में फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है मोनोवैलेंट कैटायंस, जिनके ऊपर, मोनो मीन सिंगल, जिनके ऊपर केवल 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। बायवैलेंट, जिनके ऊपर 2 पॉजिटिव होगा। ट्राइवैलेंट, जिनके ऊपर 3 पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से एनायन में मोनोवैलेंट, जिनके ऊपर 1 नेगेटिव होगा। इनके नाम याद होने चाहिए, नेगेटिव वालों के नाम, क्योंकि फार्मूला नेम हम तभी बना पाएंगे जब हमें आयन्स के नाम याद होंगे। तो आपको नाम जरूर याद करने हैं। ये मोनोवैलेंट वाले हैं नेगेटिव में, ये बायवैलेंट वाले हैं नेगेटिव में, ये ट्राइवैलेंट वाले हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आयन्स कंप्लीट होते हैं। क्लियर हो जाती है बात। अब अगर आपको ये बात भी क्लियर हो जाती है तो हम बढ़ेंगे अब इससे आगे। इससे आगे जो हम बात करेंगे वो होगी हमारे पास वैलेंसी की बात। क्या बात होगी? वैलेंसी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वैलेंसी क्या होते हैं। वैलेंसी के केस में हम लोग बोलते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट is called valency,
द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब वैलेंसी का मतलब कि किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होने की कैपेसिटी को, टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? वैलेंसी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे से कहा गया कि एक एग्जाम्पल है NaCl, इसको हम सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो बताइए यहाँ पर सोडियम की कितनी वैलेंसी है और Cl की कितनी वैलेंसी है? यानी सोडियम की वैलेंसी का मतलब सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइंड हुआ होगा क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेके कंबाइंड हुआ होगा। अब मैंने कहा सोडियम कितने दे के क्यों? क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन इसको दे के कंबाइंड हुआ होगा और ये कितने इलेक्ट्रॉन इसके लेके कंबाइंड हुआ होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। तो वो पूछ रहा है सोडियम की वैलेंसी बताइए, Cl की वैलेंसी बताइए। तो देखते हैं। देखिए हुआ क्या होगा कि सोडियम जब नॉर्मल न्यूट्रल होगा तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 का मतलब उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 होते हैं, और थर्ड शेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और मैंने अभी आपको बताया था पीछे भी कि हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना, और स्टेबल कब होगा? जब उसकी आउटर मोस्ट वाली में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन अगर हमें पूरे करने हैं तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई देगा नहीं, क्योंकि शेयरिंग कितने की, मतलब लूजिंग, कोई कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3। कोई कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 3। तो यहाँ तो अगर इसे 3 मिल भी जाए तो भी इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होना है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट ये वाली शेल रह जाएगी और ये कंप्लीट है। तो क्या होगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा? और जितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज लेता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए 1 पॉजिटिव अपने ऊपर कैरी कर लिया और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इसी तरीके से क्लोरीन क्या किया होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17, और इसकी अब बनेगा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में होते हैं 8 और थर्ड में होते हैं 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 की। अब अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने छोड़ा था वो गेन कर लेगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +1 हो जाएगा इसमें, और ये क्या बन जाएगा? गेन करने वाले पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव चार्ज ले लिया। और अब इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8 8। पहले था 7, एक और मिल गया तो अब क्या हो गया? 2 8 8। तो इसका ऑक्टेट फुलफिल, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल। तो क्या हुआ? तो इस तरीके से इन्होंने लूजिंग शेयरिंग कर ली। अब जब ये लूज कर चुका है तो ये बन गया है Na+, और जब ये गेन कर चुका है तो ये बन गया है Cl-। अब अपोजिट चार्ज, वी नो दैट अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? NaCl। तो इस तरीके से NaCl बना। ये तो मैंने आपको समझाया NaCl का फॉर्मेशन। लेकिन NaCl Na कितने इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइंड हुआ? 1। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेके कंबाइंड हुआ? 1। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई यहाँ पर? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। तो यही तो है डेफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। क्लियर होती है बात? अब दूसरी बात, अब किसी एलिमेंट पर वैलेंसी कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है। ये आप नोट बना के कहीं लिख ले, वैलेंसी नेवर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैलेंसी के आगे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि वैलेंसी तो एक कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन दे के या कितने इलेक्ट्रॉन लेके, संख्या है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी उसकी वैलेंसी 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी उसकी वैलेंसी 1 है। चार्ज अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैलेंसी पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। चार्ज पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वैलेंसी पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ये बात क्लियर हो जाती है। अब यानी यहाँ सोडियम की वैलेंसी कितनी थी? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी? 1। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, कि किसी आयन पर, जो भी हमने आयन पढ़े थे, किसी आयन पर जितना चार्ज होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे मैंने कहा था मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन K+ था, Na+ था, Li+ था, ठीक है, H+ था, तो सबके ऊपर एक पॉजिटिव आयन है, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, बस वैलेंसी पूछूँ तो 1, चार्ज पूछूँ तो पॉजिटिव 1, वैलेंसी पूछूँ तो 1। यानी किसी एलिमेंट पे जितना चार्ज होता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। जैसे Ca2+ बताया था, Ca के ऊपर 2+ होता है, मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ, मैग्नीशियम की बात करूँ, मैं बेरिलियम की बात करूँ, मैं बेरियम की बात करूँ, ठीक है, मैं कॉपर की बात करूँ, तो इनके सबके ऊपर प्लस चार्ज होता है, +2। अगर इनके ऊपर +2 होता है तो इनकी मैं कहूँ वैलेंसी कितनी है? 2 2 2 2 2। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, बस वैलेंसी, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, बस वैलेंसी के आगे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। मैंने पूछूँ आपसे, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव आयंस होता है, ये है ना, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव आयंस होता है, Cr के ऊपर 3 पॉजिटिव आयंस होता है, तो बताइए इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 3, ठीक है।
ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है। इसी तरीके से हम एनायन के केस में भी देख सकते हैं। एनायन के केस में बात करूं तो एनायन के केस में क्या होता है वो देखो, जैसे मैंने कहा Cl नेगेटिव है, H नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, CH3COO नेगेटिव है जिसको हम एसिटेट आयन बोलते थे, ठीक है। अब मैं कहूँ इनकी वैलेंसी कितनी है, चार्ज नहीं है वैलेंसी, ये तो क्या है मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है, वैसे तो मोनोवैलेंट है, लेकिन चार्ज कितना है, ओ सॉरी वैलेंसी कितनी है 1। अगर एक नेगेटिव है तो वैलेंसी 1 1 1 1 1। तो इसका मतलब चार्ज वैलेंसी के केस में चार्ज कैरी नहीं करेंगे, जितना चार्ज है उतनी वैलेंसी होती है बस। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था O के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, S के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, या मैं कहूँ CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। तो भैया अब इनकी वैलेंसी बता दो आप, तो इनकी वैलेंसी 2 है 2 है 2 है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको कहा था N के ऊपर 3 नेगेटिव होता है, PO4 के ऊपर 3 नेगेटिव होता है, फॉस्फेट आयन होते हैं, तो कितनी वैलेंसी होगी 3 नाइट्राइड आयन, फॉस्फेट आयन 3, ठीक है। तो जितना नेगेटिव चार्ज उतनी ही उसकी वैलेंसी। क्लियर होती है बात, बस वैलेंसी के केस में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, वैलेंसी भी आपको क्लियर हो गई होगी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वो है some basic ions exhibit variable valency, exhibit variable valency, exhibit variable valency, ठीक है। some basic ions exhibit variable valency, इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करते हैं और एक से ज़्यादा चार्ज को कैरी करते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि आपका गोल्ड Au प्लस का चार्ज भी कैरी करता है 1 प्लस का मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है किसी को अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, और Au 3+ चार्ज को भी कैरी करता है, यानी वो किसी अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कई बार 3 इलेक्ट्रॉन भी देता है। तो क्या हुआ, अब मैं कहूँ इसकी वैलेंसी कितनी है 1, मैं कहूँ इसकी वैलेंसी कितनी है 3, तो एक ही एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी, जब एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करता है तो उसे बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो गोल्ड यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। इसी तरीके से Fe है +2 चार्ज को भी कैरी करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। Fe कई बार 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। तो आयरन भी वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। इसी तरीके से Fe है, आयरन है, और बहुत सारे एलिमेंट हैं। जैसे लेड की बात करूँ तो Pb+1 को भी शो करता है, Pb+2 को भी करता है, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और 2 भी। तो अगर एक करता है तो वैलेंसी होगी 1, 2 करता है तो वैलेंसी होगी 2। इसी तरीके से कॉपर है, +1 में भी रहता है और कॉपर +2 में भी रहता है, ठीक है। तो 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल वैलेंसी। और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं वेरिएबल वैलेंसी के, जैसे टिन होता है, टिन Sn2+ में भी रहता है तो यहाँ इसकी वैलेंसी होगी 2, Sn4+ में भी रहता है तो यहाँ इसकी वैलेंसी होगी 4, ठीक है। Sn4+ में भी रहता है तो वैलेंसी होगी 4। इस तरीके से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई एलिमेंट, वही एलिमेंट अपनी लोअर वैलेंसी में रहेगा, लोअर वैलेंसी को फॉलो करेगा, जब वो अपनी लोअर वैलेंसी को फॉलो करेगा स्टूडेंट, तो उसके नाम के पीछे लगेगा अस। उसके नाम के पीछे क्या लगेगा, अस। जब वो अपनी हायर वैलेंसी को फॉलो करेगा, हायर वैलेंसी को फॉलो करेगा, तो उसके नाम के पीछे लगेगा, उसके नाम के पीछे लगेगा इक, ठीक है, इक। अब ये इक और अस का मतलब क्या है, जैसे मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा FeCl2 और दूसरा मॉलिक्यूल लिखा मैंने FeCl3, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है आयरन 2 के साथ कंबाइंड हुआ है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। ये 3 के साथ कंबाइंड हुआ है तो इसकी वैलेंसी होगी 3, होगी या नहीं होगी। अब अगर ये 2 वैलेंसी को फॉलो कर रहा है इस फॉर्मूले में, यानी देखो आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, एक 2 एक 3। 2 कौन सी होगी लोअर, 3 कौन सी होगी हाइयर। अगर वो लोअर में है तो आयरन का नाम क्या आएगा, देखो हमने लैटिन वर्ड में आयरन को बोलते हैं फेरम, तो ये क्या हो जाएगा फेरस। फेरम की जगह क्या लग जाएगा पीछे अस, क्योंकि वो लोअर में है, लोअर वैलेंसी के नाम का क्या लगेगा फेरस, तो इसका नाम होगा फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। और अगर वो, क्योंकि यहाँ ये अपनी हाइयर वैलेंसी को शो कर रहा है, हाइयर चार्ज में है, तो हाइयर वैलेंसी या हाइयर चार्ज में होगा तो उसके नाम के पीछे लगेगा इक, तो ये हो जाएगा फेरिक, इसका नाम बन जाएगा फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। इसी तरीके से ये रहा कॉपर को एक एग्जांपल दे देते हैं, ये +1 यानी लोअर में है, +2 यानी हाइयर में है,
है ना, 1 और 2 में हाइयर में, तो क्या होगा, अगर मैं सपोज करो CuCl लिखूँ और मैं लिखूँ CuCl2, तो जब CuCl लिखा तो ये एक के साथ कंबाइंड है तो ये +1 में होगा, यानी 1 को फॉलो कर रहा है, और 1 को फॉलो कर रहा है तो कॉपर के पीछे क्या लग जाएगा, अस, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, क्यूप्रस क्लोराइड। तो इस फॉर्मूले का नाम होगा क्यूप्रस क्लोराइड। वहीं पर ये 2, क्योंकि 2 के साथ कंबाइंड हुआ है तो उसका मतलब क्या है, ये अपनी हाइयर में है, हाइयर में है तो क्या लगेगा, इक, और ये बन जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। आ रही है बात समझ। इसी तरीके टिन का भी हो सकता है, अगर SnCl2 लिखा है कहीं पर और कहीं पर SnCl4 लिखा है तो ये क्या होगा, लोअर वाला है, 2 के साथ कंबाइंड है तो लोअर वाला है, और लोअर वाले के लिए क्या लगता है, अस, और टिन को लैटिन में बोलते हैं स्टेनस, तो ये क्या हो जाएगा, अस लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेनस क्लोराइड, और हाइयर में है तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, इक, तो यही बन जाएगा स्टैनिक क्लोराइड। तो इस तरीके से नाम आते हैं अस और इक। अस और इक किस बेस पर देते हैं हम नाम, लोअर वैलेंसी और हाइयर वैलेंसी। अगर कोई एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, एक ही एलिमेंट 2 तरीके की वैलेंसी को शो करता है, तो जब वो अपनी लोअर वैलेंसी में होता है तो उसके नाम के पीछे लगता है अस, और जब वो अपनी हाइयर में होता है तो उसके नाम के पीछे लगता है इक। लोअर में अस, हाइयर में इक, लोअर में अस, हाइयर में इक। ऐसी गोल्ड में, गोल्ड को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑरम, तो ये क्या हो जाएगा, और Au, अगर मैं लिखूँ कहीं पर AuCl तो ये +1 को 1 में है, और यहाँ मैं लिखूँ AuCl3 तो ये 3 के साथ जुड़ा है तो क्या है, 3 में है, तो ऑरस, ऑरम होता है, लैटिन वर्ड में गोल्ड को बोलते हैं ऑरम, तो ऑरम में क्या हो जाएगा, ऑरस क्लोराइड, इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑरस क्लोराइड, और इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑरिक क्लोराइड। तो इस तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए कि अस कब लगता है और इक कब लगता है, फॉर्मूले का नाम कैसे बनता है। और हमेशा पीछे की तरफ नेगेटिव चार्ज वाले का नाम आता है, पीछे की तरफ आइड, नेगेटिव चार्ज वाले के नाम के पीछे हमेशा आइड लगेगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, इसका प्रैक्टिस पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।